सो दिस इज फाइलिंग द रिटर्न्स अंडर जीएसटी। कौन कौन से रिटर्न्स होते हैं और आपको कैसे कैसे फाइल करने होते हैं ये बताऊंगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। रिटर्न्स अंडर जीएसटी। देखो रिटर्न्स के लिए ना आपको कितने टाइप्स के रिटर्न्स है पहले वो बताती हूँ, फिर कौन कौन से हैं कैसे कैसे वो एक एक करके आपको कंप्लीट बताती हूँ। पहले टाइप्स ऑफ रिटर्न्स अंडर जीएसटी। 4 तरह के रिटर्न्स होते हैं जीएसटी में जो आपको फाइल करने होते हैं। टाइप्स, फोर टाइप्स के रिटर्न्स होते हैं। एक तो इनवर्ड सप्लाईज पर, एक आउटवर्ड सप्लाईज पर होते हैं। इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या है? इनवर्ड मतलब जो आप रिसीव करते हो, आउटवर्ड मतलब जो आप एक्चुअल सप्लाई करते हो। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाई है और जो हम रिसीव कर रहे हैं वो रिसीव, वो हम परचेज कर रहे हैं। हम दो तरह से बोलते हैं, बट यहाँ पर लॉ की लैंग्वेज में परचेज को बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई, परचेज को बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई, एंड आप जो सप्लाई कर रहे हो उसको आउटवर्ड सप्लाई बोलेंगे। तो ये दो हो गए पहले तो आपके रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, रिटर्न्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ये आउटवर्ड सप्लाई सप्लाई है एक्चुअली नॉर्मल लैंग्वेज में। मींस सेलिंग मैम। हाँ सेल, आउटवर्ड सप्लाई। ये हो गया आपका सेल वाला, रिटर्न्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। मैम ब्रैकेट में सेल करके लिख दो ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जो नॉर्मली सेल होता है। मैं आप लोगों को म्यूट ऑल करनी है बट आप लोगों को राइट दे रही हूँ कि आप अपने आप का म्यूट अपने आप कर सको। फिर दूसरा है ये है सेक्शन आपका 37, सेक्शन 37। फिर है रिटर्न्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज बेसिकली रिसिपिएंट फाइल करता है। ये इनवर्ड सप्लाई का मतलब है परचेज। ये टू बी फाइल्ड बाय द सप्लायर, आउटवर्ड सप्लाई है। टू बी फाइल्ड बाय द रिसिपिएंट। इनवर्ड सप्लाई पैसे ले लो ना, कोई पर्सन है, ये इनवर्ड सप्लाई हुई, ये आउटवर्ड सप्लाई। तो ये इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज, कहीं से खरीद रहे हो आप, और जो आगे सेल कर रहे हो वो हो गया आउटवर्ड सप्लाई या प्रॉपर सप्लाई। तो दिस इज टू बी फाइल्ड बाय सप्लायर, दिस इज टू बी फाइल्ड बाय रिसिपिएंट। ये है सेक्शन 38, सेक्शन 38 के अंदर। उसके बाद में है रिटर्न ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज। ये थोड़ा डिफरेंट है कॉम्पोजिशन टेलर्स वगैरह के लिए, और जो ये ऑनलाइन सप्लायर होते हैं उनके लिए। वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में अलग से क्यों लिखा हुआ है। थर्ड है रिटर्न ऑन इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई। ITC अवेल्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, टैक्स पेबल, टैक्स पेड। सेक्शन 39, टैक्स पेबल, टैक्स पेड। ये डिफरेंट केसेस हैं। इन लोगों के नॉर्मल केसेस के अलावा बताऊंगी इसमें क्या क्या कवर होगा। रिटर्न ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड बोथ, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, टैक्स पेबल, टैक्स पेड। सेक्शन 39, सेक्शन 39। उसके बाद है एनुअल रिटर्न लास्ट। कितने तरह के रिटर्न होते हैं और ये है अंडर सेक्शन 44। तो ये चारों सेक्शन के अंडर मैं आपको बताऊंगी क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है, कौन इसको अवेल करता है और कैसे अवेल किया जाता है इसको, किस तरह से चारों रिटर्न्स होते हैं और क्या क्या इसके अंदर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है, और कौन कौन से इसके रिटर्न के वो है आपके रिटर्न वो फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स कौन से हैं। अभी भी 25 ही बच्चे हैं, पता नहीं इनको पेपर देना है नहीं देना है। अच्छा आप लोगों का असाइनमेंट का क्या चल रहा है? क्या लास्ट डेट दी थी मैम? मैम 19 दी तक सबमिट कर देना, हैंड रिटन चाहिए, ठीक है मैम। मिनिमम या मैक्सिमम कुछ पेज का लिमिट बता दो कि मैम एक पर क्वेश्चन कितना लिखना जरूरी है। 4-5 पेज में हो जाएगा कवर। मतलब मैम
एक क्वेश्चन को 1 to 1 सबसे पहले रिटर्न अंडर सेक्शन 37 अंडर CGST एक्ट। इसके अंदर है, इसके फॉर्म्स है, देखो ये किस किस को नहीं भरना है इनका भी आपको बता दूंगी। रिटर्न्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म GSTR 1, इस फॉर्म के अंदर ये भरा जाएगा। और इसमें क्या है, तीन चार चीजें मैं आपको बता देती हूँ। ITC का जो क्लेम कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, वो आएगा फॉर्म GSTR 2A के अंदर, और कॉम्पोजिशन डीलर के लिए GSTR 4A है। कॉम्पोजिशन डीलर के लिए GSTR 4A है। और इनपुट सर्विस प्रोवाइडर्स, इनपुट सर्विस प्रोवाइडर्स, सॉरी प्रोवाइडर्स नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स या प्रोवाइडर्स, इनके लिए 6A है फॉर्म GSTR 6A। ये लोग इन तीन फॉर्म्स के अंदर अपना डिटेल्स फाइल करेंगे, ठीक है। और सारे फॉर्म्स अपलोड होंगे GST नेटवर्क में, और सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ही फॉर्म्स अपलोड किए जाएंगे, वहीं फिल किए जाएंगे। एंड देन बाकी की बात है आगे, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को हटा दो और कॉम्पोजिशन डीलर को हटा दो, इनका मैंने आपको बता दिया। और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो कर रहे हैं उनका भी अलग आएगा, सेक्शन 39 के अंदर आएगा उनका। अब आ गए हमारे बाकी नॉर्मल टैक्स पेयर की बात हो गई। और NRI को भी हटा दो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी हटा दो, वो सेक्शन 39 के अंदर आएगा। जो तीसरा वाला पॉइंट मैंने अभी आपको लास्ट बताया था, तीसरे वाले पॉइंट के अंदर नॉन रेसिडेंट आएंगे। और ये हमारे जो टैक्स TDS काट रहे हैं, TCS काट रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो सारे आएंगे उसके अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डिटेल्स जानी है वो देख लीजिए। डिटेल्स दो तीन तरह की जाएंगी। सबसे पहली डिटेल जाएगी इनवॉइस, इनवॉइस वाइज डिटेल्स। इनवॉइस वाइज डिटेल्स में दो तरह की होंगी। इनवॉइस वाइज डिटेल्स में एक तो होगी सारी इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई बाय रजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड पर्सन। सारी इनवॉइस वाइज डिटेल्स टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, जिस अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, सारी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। दूसरी, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसको आप सप्लाई कर रहे हो वो अनरजिस्टर्ड है, ये आपकी सेक्शन 37 आउटवर्ड सप्लाई है, मीन सप्लाई, एक्चुअल सप्लाई। तो ये सप्लायर के द्वारा फर्निश होगी। इसको कौन फर्निश करेगा? सप्लायर करेगा। सेक्शन 37 आउटवर्ड सप्लाई वाला है ये। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स सप्लाई करते हो, सर्विसेज सप्लाई करते हो, अनरजिस्टर्ड को करते हो, तो मोर देन 2 लाख रुपीस की अगर सप्लाई है तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स, मोर देन ₹2,50,000, इससे ज्यादा की अगर सप्लाई है अनरजिस्टर्ड पर्सन की तो उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल्स, रजिस्टर्ड पर्सन की सारी इनवॉइस वाइज डिटेल। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? आप तो रजिस्टर्ड हो ही हो, जिसको आप सप्लाई कर रहे हो वो रजिस्टर्ड है, वो अनरजिस्टर्ड है, जिसको आप सप्लाई कर रहे हो ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये हो गए इनवॉइस वाइज डिटेल्स। उसके बाद में अनरजिस्टर्ड पर्सन की पूरी कंसोलिडेटेड डिटेल्स जाएगी फॉर ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज, कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल इंटर स्टेट स्टेट वाइज सप्लाई, जो 2,50,000 से नीचे वाली है उसकी भी कंसोलिडेटेड डिटेल्स अलग जाएगी। सारे डेबिट नोट्स आपने इशू जो किए हैं, सारे क्रेडिट नोट्स जो आपने इशू किए हैं, उनको भी लिखकर बता देती हूँ। पहला तो ये हो गया। पहला तो हो गई आपकी इनवॉइस वाइज डिटेल्स, हो गई आपकी इनवॉइस वाइज डिटेल्स। के बाद में दूसरा आई है कंसोलिडेटेड डिटेल्स। कंसोलिडेटेड डिटेल्स में आपके आ गए अनरजिस्टर्ड पर्सन की सारी इंट्रा स्टेट तीन तरह से जाएंगी, है ना। अगर अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहे हो
तो लेस देन वाली अलग से आ गई पूरी, लेस देन 2,50,000 वैल्यू वाली सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन की सारी कंसोलिडेटेड डिटेल्स। और दूसरा आ गया आपका और इंटरस्टेट स्टेट वाइज सप्लाई, ये तो इंटरस्टेट हो गई, और इंटरस्टेट सारी, और इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन की सारी, एक मिनट उल्टा बोल दिया क्या मैंने, नहीं कंसोलिडेटेड इंटरस्टेट, इंटरस्टेट तो सारी, हाँ सही है, इंटरस्टेट सारी डिटेल्स, और रजिस्टर्ड पर्सन की तो सारी चाहिए ऑल, ठीक है। कंसोलिडेटेड डिटेल्स, ये कंसोलिडेटेड डिटेल्स कैसे जाएगी, ये हर रेट टैक्स के लिए अलग अलग, 5% रेट टैक्स के लिए क्या था, 12% के लिए क्या था, मतलब फॉर ईच टैक्स रेट सेपरेट डिटेल्स ऑफ ऑल रजिस्टर्ड पर्सन एक लाइन में आ जाएंगे सारे, ऑफ ऑल अनरजिस्टर्ड पर्सन इंट्रास्टेट सप्लाई के सारे आ जाएंगे, और लेस देन 2,50,000 वाले अनरजिस्टर्ड पर्सन के एक साथ आ जाएंगे, और मोर देन 2,50,000 की डिटेल्स इनवॉइस वाइज अलग से मांगते हैं अनरजिस्टर्ड की। इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्रेडिट नोट्स और फोर्थ पॉइंट में डेबिट नोट्स, डन, ठीक है। ये हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन, ये सप्लायर देगा सारी डिटेल्स, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ गए सेक्शन 38। सेक्शन 38 में जो रिटर्न है वो फाइल करेगा रिसिपिएंट, क्योंकि वो इनवर्ट सप्लाईज है। इनवर्ट सप्लाईज का मतलब परचेज। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, 2,50,000 से नीचे वाली सारी डिटेल्स अलग, और 2,50,000 से ज्यादा जो एक्सपेंसिव वैल्यू की रिटर्न है वो अलग। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर रहे हैं, किसी रजिस्टर्ड को कर रहे हैं, ये डिटेल्स अलग अलग करके आप इसके अंदर फाइल करेंगे। ये हमारा सेक्शन 37 हो गया, जो कि सप्लायर फाइल करेगा सारी आउटवर्ड सप्लाई के लिए है। दूसरा आ गया हमारा सेक्शन 38, ये बाय रेसिपिएंट, ये कौन करेगा, रिसिपिएंट फाइल करेगा। इनवर्ट सप्लाईज हैं सारी, इनवर्ट सप्लाई मींस परचेज। इसमें क्या क्या डिटेल्स देनी होती हैं आपको, इसके फॉर्म्स कौन से हैं वो बता देती हूँ। अब जैसे पहले मैंने कहा था कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का अलग फॉर्म है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का सेक्शन 39 में आएगा, कंपोजिशन डीलर का सेक्शन 39 में आएगा, और पर्सन लायबल टू डिडक्ट द टैक्स और कलेक्ट द सोर्स, टीडीएस और टीसीएस वो अलग आएगा। सिमिलरली सेक्शन 38 में भी ये इंक्लूड नहीं होगा। सेक्शन 38 में भी अदर देन input service providers, non-taxable persons, composition dealers, person liable to deduct at source, person liable to deduct tax at source and collect tax at source, वो भी अलग हो जाएंगे, वो आएंगे सेक्शन 39 के अंदर। तो बाकी जो बच गए सारे वो सेक्शन 38 में आ जाएंगे। इनके लिए फॉर्म है GSTR2, ठीक है। इस वाले फॉर्म के अंदर इनको क्या क्या डिटेल्स देनी है, सबसे पहली जो जो आपने परचेज किया है सारा, इनवर्ट सप्लाईज डिटेल्स ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इनवर्ट सप्लाईज मींस परचेज, इनवर्ट सप्लाईज की सारी डिटेल्स। उसके बाद में अगर किसी प्रोडक्ट पे आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है तो उसकी डिटेल्स पूरी, और अगर उसके अलावा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट अलग अलग आप बताएंगे। इनवर्ट सप्लाईज टैक्सेबल अंडर आईजीएसटी, आईजीएसटी में इंटर स्टेट आएगा सारा, जो आपने इंटर स्टेट रिसीव किया है, इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई या इंटर स्टेट परचेज, ठीक है। सप्लायर्स में सप्लाईज सारी सप्लाई इंटर स्टेट आईजीएसटी के अंदर आती है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इनवर्ट सप्लाईज टैक्सेबल अंडर आईजीएसटी एक्ट, या फिर ऐसे बोलो इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाईज। और सारी जो इंट्रा स्टेट है वो अलग से, इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई या इंट्रा स्टेट परचेजेस सारे।
उसके अलावा सारे क्रेडिट नोट्स जो आपने रिसीव किए हैं, सारे डेबिट नोट्स जो आपने रिसीव किए हैं, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स रिसीव्ड। वहां पर था, आप सप्लायर थे तो डेबिट या क्रेडिट नोट जो आपने सप्लाई किए थे यानी इशू किए थे वो वाली डिटेल्स आप दे रहे थे। यहाँ पे एज अ रिसिपिएंट ऑफ गुड्स आप डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स जो आपने रिसीव किए वो सारे की डिटेल्स आप दोगे। किस किस को छोड़ना है सेक्शन 37 और 38 में, फिर से रिपीट कर रही हूँ। इनपुट सर्विस प्रोवाइडर, नॉन टैक्सेबल पर्सन, composition dealer, person liable to deduct tax at source, person liable to collect tax at source, TDS और TCS वाले। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस आपके होते हैं तो बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ आप मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो बाय द 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ मींस अगर आपको 30 अप्रैल तक जमा करना था तो 15 मई तक आप नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इसमें आप जो भी करवाने हैं वो आप बता सकते हैं। तो ये दो सेक्शन हमारे कवर हो गए, सेक्शन 37, सेक्शन 38। सेक्शन 37 बाय द सप्लायर, सेक्शन 38 बाय द रिसिपिएंट। अब सेक्शन 39 आती हूँ मैं। अब आती हूँ मैं सेक्शन 39। सेक्शन 39 रिटर्न्स अंडर जीएसटी एक्ट। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें हम बेटा दो तरह के हैं, मंथली और क्वार्टरली रिटर्न्स। मंथली रिटर्न्स एंड क्वार्टरली रिटर्न्स। मंथली रिटर्न एंड क्वार्टरली रिटर्न्स, इसमें क्या क्या है, ये किस किस कौन कौन फाइल करता है। कुछ तो इसमें सप्लायर करता है, बता दूंगी सप्लायर क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर फर्निश करता है। नॉर्मल सप्लायर जो करता है वो सारा, एक तो आएगा आपका मंथली रिटर्न्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन नॉर्मल सप्लायर। नॉर्मल केस मींस नॉर्मल मतलब जो बाकी बताऊंगी उनके अलावा जो बच जाएगा। दूसरा ये हो गया आपका मंथली, बताती हूँ इसको भी, मंथली रिटर्न्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन नॉर्मल केस। दूसरा मंथली रिटर्न बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैंने आपको सेक्शन 37 और 38 में बताया था कि यहाँ इंक्लूड नहीं होंगे, आगे 39 में इंक्लूड होंगे। इनपुट सर्विस प्रोवाइडर, मंथली रिटर्न बाय इनपुट सर्विस प्रोवाइडर, इनपुट सर्विस प्रोवाइडर्स। तीसरा मंथली रिटर्न्स बाय पर्सन लायबल टू कलेक्ट एट सोर्स टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो उन्होंने टीडीएस काटा या टीसीएस काटा है। टीसीएस याद आ गया, जो जैसे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, याद आ गया टीसीएस। बाय जो बाय पर्सन हु आर लायबल टू पे, मैंने तो बाय लिख दिया है, आप पूरा लिखना। मंथली रिटर्न्स बाय पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्ट एट सोर्स। फिर उसके बाद में नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरआई जो है ना सारे, वो इसके अंदर आ जाएंगे। ये 4-5 केसेस 39 सेक्शन के अंदर कवर होंगे। और क्वार्टरली के अंदर हमारा आ जाएगा कंपोजिशन डीलर। इसके अंदर कंपोजिशन डीलर, तो सेक्शन 39 में ये इस तरह से मंथली और क्वार्टरली रिटर्न में हम इसको बाइफरकेट कर लेते हैं। क्वार्टरली रिटर्न के अंदर कंपोजिशन डीलर जो टैक्स फाइल करेगा वो सेक्शन 39 के अंदर फाइल करेगा। मंथली में नॉर्मल केस एक आ जाएगा, इनपुट सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाएंगे, टीसीएस और टीडीएस जो कलेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएंगे, और जो नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स हैं वो आ जाएंगे। इसको वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है इसमें। देखिए मंथली रिटर्न का आपको मैं बता रही हूँ एक एक करके इनके वो बता देती हूँ फॉर्म्स भी। कॉम्पोजिशन डीलर का फॉर्म है जीएसटीआर 4, ये इस फॉर्म के अंदर अपना टैक्स फाइल करेंगे। और रजिस्टर्ड पर्सन जो नॉर्मल है उसका हो गया जीएसटीआर 3। हाँ, और क्वार्टरली रिटर्न बता दिया आपको,
एक एक करके ले रही हूँ आपको। पहले ले रही हूँ मंथली रिटर्न बाय रजिस्टर्ड पर्सन GSTR 3। इसके अंदर क्या डिटेल्स आती हैं बेटा? इसके अंदर ये सारी डिटेल्स देते हैं जो आपने खरीदा ये दोबारा भरा जाएगा, जो आपने 37 38 में भर दिया फिर से भरा जाएगा। इसमें क्या है? सारी इनवर्ड सप्लाईज पहली चीज, दूसरी चीज सारी आउटवर्ड सप्लाईज, तीसरी चीज इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, वो पहले नहीं आया था, वो सेक्शन 38 में आया था बट पहले एज अ सप्लायर नहीं आया था। टैक्स पेबल चौथा, पांचवा टैक्स पेड, और छठा जो भी इंफॉर्मेशन रह गई हो या फिर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी या फीस रह गई हो। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये क्या क्या फाइल करेगा? डिटेल्स पहला, डिटेल्स ऑफ ऑल inward supplies of goods and services, details of all outward supplies of goods and services, तीसरी चीज ITC availed, input tax credit availed, और चौथी चीज टैक्स पेड, पांचवी चीज टैक्स पेबल, पेबल कितना उसमें से पे कितना हुआ, अलग अलग चीजें दोनों, और छठा है आपका टैक्स इंटरेस्ट फीस पेनल्टी जो भी कुछ हो। ये चीजें इंफॉर्मेशन आप देंगे GSTR 3 के अंदर बाय नॉर्मल टैक्स पेयर। फिर आगे मंथली रिटर्न में इनपुट सर्विस प्रोवाइडर वाला केस बताती हूँ ये क्या क्या करेगा, और इसका फॉर्म है GSTR 6A। GSTR 6A के अंदर ये क्या क्या फाइल करेगा? सारी डिटेल्स ऑफ टैक्स इनवॉइस ऑन विच क्रेडिट इज रिसीव्ड, टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 20। तो इनपुट सर्विस प्रोवाइडर सारी टैक्स इनवॉइसेस की डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, और ये कब होगा? बिफोर मतलब नेक्स्ट 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे अगर 30 अप्रैल को इसका ईयर फिनिश होता है तो 13 मई, बाय 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ ये सारी डिटेल्स फर्निश करेगा बाय 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब जिस मंथ में उसका टैक्स पीरियड खत्म होता उस मंथ के नेक्स्ट मंथ की 13th को। GSTR 6A के अंदर और क्या प्रोवाइड करेगा? सारी टैक्स इनवॉइसेस रिसीव्ड या इश्यूड उसकी पूरी डिटेल्स। नेक्स्ट आ गया मंथली रिटर्न बाय पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एंड कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, ये वाला थर्ड वाला, ये इसका फॉर्म है GSTR 7। इसका फॉर्म है GSTR 7, थ्योरी सब क्यों है? इसका फॉर्म है GSTR 7, और ये कब फाइल होगा? बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 10 तारीख अगले महीने की, तब तक ये सबमिट होगा बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। फिर आगे एनआरआईज, मंथली रिटर्न बाय रजिस्टर्ड पर्सन, बाय रजिस्टर्ड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड नॉन टैक्सेबल, ये इसका फॉर्म है GSTR 5। GSTR 5, और ये करेगा फर्निश बाय द 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ऐसे याद कर लो। ये करेगा बाय 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और ये करेगा बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये करेगा बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब आ जाओ क्वार्टरली रिटर्न पर। क्वार्टरली रिटर्न का मैंने आपको फॉर्म बताया, GSTR 4 इसका फॉर्म है, और ये करेगा रिटर्न फाइल बाय 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ, बाय 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या क्या डिटेल्स बताएगा? ये पूरा टर्नओवर स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में जो उसका फुल टर्नओवर है उसकी डिटेल्स, सारी इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स, टैक्स पेबल की डिटेल्स एंड टैक्स पेड की डिटेल्स। तो 4 डिटेल्स हो गई, रिपीट करती हूँ। टर्नओवर इन द स्टेट, inward supplies of goods and services, tax payable and tax paid। ठीक है, ये क्वार्टरली रिटर्न। तो ये हमारा सेक्शन 39 फिनिश हो गया। अब आता है सेक्शन 44 लास्ट, एनुअल रिटर्न। मैम, हाँ बेटा, हमें कैसे याद कैसे कर सकते हैं हम इतना? बेटा अब हम ये इतना दिमाग में बैठेगा कैसे? थोड़ा लर्न करना डिफिकल्ट है, लर्न तो करना पड़ेगा ऐसे ही, हम थोड़ा नहीं बहुत है। लिख लिख हम कर सब देखना पड़ेगा, लॉ है पूरा। लॉ में मगर इन्होंने एक साथ चारों सेक्शन पूछ लिए। ये पूरा अगर पूरा पूछ लिया, एक्सप्लेन द रिटर्न्स अंडर यस GST, मैम। तो आपको चारों सेक्शन पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। लर्न हो जाएगा, इतना भी नहीं लग रहा है। सारे फॉर्म्स के एक तो नंबर याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आपके में
ड्यू डेट्स भी लिखा हुआ है सिलेबस में। सिलेबस में ये लिखा है डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न एंड देयर ड्यू, नहीं पता नहीं प्रोसेस क्या है, एक मिनट सिलेबस में देखते हैं क्या टॉपिक दिया हुआ है। अब इतना सिलेबस है तो हम सीए क्यों नहीं कर लेते? स्टेप्स टू फाइल रिटर्न्स एंड देयर ड्यू डेट्स, तो ड्यू डेट्स याद करनी पड़ेंगी इसमें। स्टेप्स टू फाइल रिटर्न्स एंड देयर ड्यू डेट्स, तो हर एक किसी में याद करना है क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, फॉर्म नंबर कौन सा है और उनकी ड्यू डेट्स क्या है। लास्ट आ गया एनुअल रिटर्न, सेक्शन 44। फिर भी बच्चे क्लास नहीं कर रहे, देखो 27 बच्चे हैं, कहाँ 127, 135, 140 बच्चे जाता था, अब तो बच्चे क्लास ही नहीं कर रहे। मैम थ्योरी है ना मैम, बिल्कुल बाउंसर जा रही है थोड़ी थोड़ी तो फिर हाँ लेकिन फिर भी मैं देखो जितना डिफिकल्ट और टेढ़ा है फिर भी मैं आपको इजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ जितना हो सकता है। एनुअल रिटर्न लास्ट सेक्शन 44, इसके अंदर क्या है, इसका है फॉर्म जीएसटीआर 9, फॉर्म जीएसटीआर 9 फॉर ईच रजिस्टर्ड पर्सन, 9A फॉर कॉम्पोजिशन डीलर, ये सबको फाइल करना होता है। 9 फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, 9A फॉर कॉम्पोजिशन डीलर, 9B फॉर ई सर्विस प्रोवाइडर, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये हो गया इन सबको। अब ये बाकी लोगों के लिए, नॉन रेसिडेंट वगैरह उनके लिए नहीं है, बस इतनों को एनुअल रिटर्न फाइल करना है। इसमें ये सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या है, सारा जो मांगा जाएगा वो डिटेल्स आप फर्निश कर देंगे। अगर जिनका 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जाता है उनको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने की जरूरत है अंडर सेक्शन इन द फॉर्म जीएसटीआर 9C। जिनका 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है उनको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने की जरूरत है। कौन से फॉर्म के अंदर, इस वाले फॉर्म के अंदर, ठीक है। दैट्स इट, ये हो गया आपका सारा एनुअल रिटर्न। अब कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ लो।